हमारे पास तो काफी कम बोरे हैं, इससे क्या ही हमारी छत ढकेगी। ये भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं हमें, अब जितने हैं उनसे ही काम चलाना होगा। बोरे तो अच्छे से गीले हो चुके हैं, चलो अब इन्हें छत पर अच्छे से बिछा देते हैं। रोशनी लकड़ी की सीढ़ियों की मदद से छत पर चढ़ती है और उन बोरों को अच्छे से छत पर बिछा देती है। साथ ही ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी और डाल देती है। थोड़ी देर में उन गीले बोरों की वजह से उनके घर के अंदर हल्की हल्की ठंडक होने लगती है। हमारा तो जुगाड़ कमाल का निकला, देखो घर कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। अब रोज ऐसा ही करेंगे तभी इस गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकेगी। पांचों बहुएं अब खुश होकर अब घर के कामों में लग जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर में दोबारा से उन सबको घर के अंदर गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। अभी तो थोड़ी देर पहले कितनी ठंडक थी घर में, यहाँ अचानक पहले जैसा गर्मी का माहौल क्यों हो गया। लगता है ज्यादा गर्मी के चलते सारे गीले बोरे सूख गए और अब दोबारा घर के अंदर गर्मी होने लगी। अब बार बार तो उन बोरों को गीला नहीं कर सकते ना, ये जुगाड़ भी हमारा नाकामयाब रहा। पांचों बहू के पतियों की कुछ समय पहले ही शहर में नौकरी लगी थी, जिसके चलते घर में रखे कूलर को बेचकर पैसों का जुगाड़ करके पांचों नौकरी के लिए शहर चले गए थे। बिना कूलर के घर में पांचों बहू की गर्मी से काफी हालत खराब थी। बोरे के जुगाड़ के साथ साथ पांचों बहुएं गीली मिट्टी और गोबर से भी घर की लिपाई करती हैं, लेकिन इससे भी उन्हें गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिल पाती। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। आज एक पोस्टमैन उनके घर चिट्ठी लेकर आता है। क्या लिखा है चिट्ठी में? हमारी ताई सास ने नया घर बनवा लिया, जिसकी खुशी में वो लोग एक पार्टी कर रहे हैं और उसी के लिए हम सबको बुलाया है। चलो इसी बहाने शहर घूम आएंगे और साथ ही साथ थोड़ा गर्मी से भी छुटकारा तो मिलेगा ही। हमारी ताई सास तो वैसे भी कितनी अमीर है, उनके घर में तो कूलर क्या एसी भी लगे होंगे। 2 दिन बाद पांचों बहुएं अब अच्छे से तैयार होती हैं और गांव से बस पकड़कर सीधा शहर की तरफ निकलती हैं। कुछ ही देर में पांचों बहुएं शहर पहुंचती हैं और सीधा अपनी ताई सास के घर जाती हैं। अपनी ताई सास का इतना बड़ा और आलीशान घर देखकर, ये घर है या कोई महल, लगता है काफी पैसा लगाया इन लोगों ने। और नहीं तो क्या, इस महल के सामने तो हमारा वो छोटा सा घर किसी मिट्टी के रेत के तिनके के बराबर दिखेगा। पांचों घर देख रही होती हैं कि तभी रोशनी की नजर आंगन में लगे एक बड़े से पेड़ पर जाती है। उन पेड़ की डालियों पर एक छोटा सा ट्री हाउस बना हुआ था, जिसमें सभी बच्चे खेल रहे थे। वो देखो, वो क्या है, पेड़ पर घर। आज तक तो सिर्फ जमीन पर ही घर देखे थे, लेकिन पहली बार पेड़ पर घर देख रही हूँ। अरे आ गए तुम लोग, पता है कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे सोमलता ये छोड़ो और ये बताओ कि ये तुम्हारे आंगन में जो पेड़ है, इस पर ये घर कैसे बना, और ये बच्चे क्या, इन्हें डर नहीं लग रहा अगर ये घर टूट के नीचे गिर गया तो? इसे ट्री हाउस कहते हैं, यानी पेड़ घर। आजकल तो लोग अपने बड़े बड़े गार्डन में इन पेड़ों पर ऐसे ही घर बनाते हैं। गर्मियों का मौसम भी है तो बच्चे इसमें जाकर खेलते हैं। ऊपर से पेड़ पर घर बने होने की वजह से यहाँ काफी ठंडक भी रहती है। अच्छे से उस ट्री हाउस को देखने के बाद अब पांचों बहुएं घर के अंदर आती हैं और पार्टी एंजॉय करती हैं। पार्टी खत्म होने में काफी समय लग जाता है, जिसके चलते जब सभी बहुएं बस स्टैंड पर जाती हैं तो देखती हैं कि गांव जाने की सारी बस अब निकल चुकी है। ये भगवान, आखिरी बस भी निकल गई, अब क्या करें हम? शाम होने से पहले घर पहुंचना भी जरूरी है। पैदल भी निकलेंगे तो 3 घंटे तो लग ही जाएंगे गांव पहुंचते हुए। इतनी देर नहीं लगेगी, मुझे एक छोटा रास्ता पता है जिससे हम 1 घंटे में ही अपने गांव पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें जंगल से होकर गुजरना होगा। वो जंगल हमारे गांव से ही मिलता है। घर पहुंचना जरूरी था, इसलिए सभी बहुएं जंगल के रास्ते होकर अपने गांव जाने लगती हैं। थोड़ी दूर चलने पर ही उन्हें जंगल के एक हिस्से में बड़ी सी नदी दिखाई देती है। उस नदी के बीचों बीच एक बहुत घना बड़ा पेड़ था, जिसे देखकर, अरे वो पेड़ तो देखो, बिल्कुल नदी के बीचों बीच है। भला नदियों में भी पेड़ होता है क्या? यहाँ तो एक पुरानी नाव भी है, चलो इसमें बैठकर उस पेड़ के पास जाते हैं। नदी किनारे ही पुरानी नाव खड़ी थी, जिसमें बैठकर अब पांचों बहुएं नदी के बीचों बीच लगे उस पेड़ के पास जाती हैं और सीधा पेड़ पर चढ़कर टहनियों पर बैठ जाती हैं। यहाँ से सारा जंगल कितना सुंदर लग रहा है ना। और वो देखो, मुझे तो यहाँ से शहर की रोड भी दिखाई दे रहे हैं। अरे मुझे तो वो याद आ गया, सोमलता के आंगन में जो पेड़ पर घर बना था ना, वो भी तो इसी तरह के पेड़ पर बना था। सही कहा था सोमलता ने, पेड़ों के ऊपर ठंडक तो काफी रहती है। अरे मैं तो कह रही हूँ कि क्यों ना हम भी उस पेड़ घर की तरह ही इस पर भी एक घर बना ले, फिर हमारे पास भी पेड़ घर होगा और यहाँ तो गर्मी भी नहीं है, शहर भी यहाँ से काफी पास है। मेरे मन में भी कब से यही बात चल रही थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोली कि कहीं तुम लोग मुझे पागल ना समझो। यहाँ काफी ज्यादा ठंडक है और तो और पानी तो बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे ही है, तो हमें तो यहाँ ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होगी। कम से कम उस भट्टी जैसे घर में छुटकारा तो मिलेगा।
पांचों बहुएं एक दूसरे से सलाह मशवरा करके अगले ही दिन नदी के बीचों बीच बने उस पेड़ घर पर घर बनाने की तैयारी कर लेती हैं, जिसके लिए वो सबसे पहले ढेर सारी लकड़ियां और घास फूस को इकट्ठा करती हैं। उस पेड़ पर 2 मोटी मोटी डालियां हैं, हम उन पर ही अपना घर बनाएंगे, वो काफी ज्यादा मजबूत है। घर बनाने के लिए लगभग हमने सारा सामान ले लिया है और मैं तो पड़ोस वाली काकी से गोंद का डब्बा भी ले आई थी। क्या पता अगर केवल खत्म हो जाए तो ये गोंद का डब्बा घर बनाने में काम आए। अब सारा सामान उस नाव पर रखकर सीधा उस पेड़ तक पहुंच जाती हैं और अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा सामान लेकर पेड़ की डालियों पर चढ़ते हुए अपना छोटा सा पेड़ घर बनाने की शुरुआत करती है। मेरी मानो तो हम इस तरफ छोटा सा घर बनाते हैं और उस तरफ रसोई के लिए छोटा सा कमरा बना लेंगे। अगर एक ही डाली पर इतनी सारी चीज बनाएंगे और एक साथ हम रहेंगे तो डाली टूटने का भी डर होगा। बरखा ठीक कह रही है, नहाने के लिए तो हम सीधे नदी में ही चले जाएंगे, रसोई के लिए इस डाली पर एक कमरा बना लेते हैं। तो तुम लोग इन दोनों डालियों पर घर बनाना शुरू करो। अच्छे से लकड़ी की कटाई के बाद अब कील हथौड़े की मदद से पांचों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। शाम तक वो लगभग आधे से ज्यादा घर बना लेती हैं। मेरे ख्याल से अब हमें बाकी का काम चालू करना चाहिए। अंधेरा होने को आ गया और फिर अंधेरे में जंगल से होकर जाना भी सुरक्षित नहीं है। जल्दी से नदी किनारे आती हैं और घर के लिए निकल जाती हैं। अगले दिन फिर से सभी बहुएं सुबह सुबह आकर अपना घर बनाने की शुरुआत कर देती हैं और अब दोपहर तक उनका पेड़ घर बनकर तैयार हो जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा पेड़ घर बनकर तैयार हो गया, वो भी इतना सुंदर। इसे तो अभी हमें और ज्यादा सुंदर बनाना है। मैं तो कह रही हूँ कि हम लोग इस पर पेंट भी कर देते हैं, फिर तो हमारा घर और सुंदर लगेगा। उससे पहले हमें अपने गांव वाले घर से सारा जरूरी सामान यहाँ लाकर रखना होगा। हम कल से यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से अब पांचों बहुएं अपने भट्टी जैसे घर को छोड़कर आखिरकार पेड़ घर पर आ जाती हैं। जहाँ एक तरफ कुछ बहुएं पेड़ घर पर खाना बना रही थी तो कुछ सफाई में लगी हुई थी, तो वहीं नदी में नहाते हुए कुछ वहीं कपड़े धोती हैं। नदी में पेड़ पर बीचों बीच घर होने के भी अपने ही कितने फायदे हैं। एक तो गर्मी से राहत मिलती है, ऊपर से 2 कदम पर ही नदी, खाना बनाना, बर्तन, कपड़े सब धोना कितना आसान हो जाता है ना। वही तो। और मैं एक राज की बात बताऊं, कल मैंने इस नदी में कुछ मछलियां भी देखी थी। अगर हम चाहे तो उन मछलियों को पकड़कर बेच भी सकते हैं, इससे हमारे गुजारा भी चल जाएगा। मछली पकड़ने के साथ साथ उन सबको अब नदी किनारे सीप वगैरह भी मिल जाती हैं। तो वहीं नदी के कुछ हिस्सों में कमल, ककड़ी जैसी सब्जियां भी उगी हुई होती हैं, जिन्हें बेचकर उन पांचों बहू का अच्छे से गुजारा चल जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जून का महीना नहीं बल्कि सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है। कितनी ठंडक रहती है यहाँ। गर्मी तो मानो जैसे इस जगह छू ही नहीं पाती। वो तो है। अच्छा, मैं एक बात बताना तो तुम लोगों को भूल ही गई। कल जब मैं गांव की तरफ गई थी तो पड़ोस वाली काकी के घर पर हमारी चिट्ठी आ रखी थी। उसमें लिखा था कि 2 दिन बाद हमारे पति वापस आ रहे हैं। 2 दिन बाद हम लोग सीधा गांव जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि हम यहाँ रह रहे हैं। सीधा उन्हें यहीं लेकर आएंगे। 2 दिन बाद समय से पांचों बहुएं गांव पहुंचती हैं और अपने पतियों को अब नदी के बीचों बीच बने उस पेड़ घर पर लेकर जाती हैं, जिसे देख, अरे हमारी पत्नी इतनी जुगाड़ू निकलेंगी ये हमें नहीं पता था। तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया। हम तो बेखामती में शहर में सोच सोच कर परेशान थे कि गर्मी में तुम लोग कैसे रह रही होगी। लेकिन अब तुम लोगों को यहाँ और रहने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने शहर में ही घर ले लिया है और वहाँ सहूलियत का भी सारा सामान है। कुछ दिनों में हम शहर निकल जाएंगे। ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन हम इस जगह को कभी नहीं भूलेंगे और जब भी हमारा मन करेगा हम वापस यहाँ जरूर आएंगे। कुछ दिनों में पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ शहर निकल जाती हैं। जब भी शहर में ज्यादा गर्मी होती या उन पांचों बहुओं को अपने पेड़ घर की याद आती तो वो कुछ ही देर में जंगल के रास्ते होकर नदी के बीचों बीच बने अपने पेड़ घर पर आ जाती और काफी अच्छा वक्त गुजारती हैं। मंडी बाजार में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसके चलते सभी सब्जी वाले अपनी सब्जी समेट रहे हैं। इस बारिश को भी अभी होना था। अरे कोई बात नहीं आशा, वैसे भी घर जाने का समय हो गया था। आशा और विनोद बाकी सब्जी वालों की तरह अपनी सारी सब्जी समेट लेते हैं और घर आते हैं। घर में ये जगह जगह पानी, हाँ? और सारी सब्जी बिस्तर पर। माँ जी, हमारे घर की छत टपक रही। अगर सब्जी गीली हो जाती तो वो बेचने लायक नहीं रहती। अगले हफ्ते देवर जी की शादी है। उन्होंने ऑफिस में छुट्टी क्या मांगी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ दिनों में मेरी देवरानी आ जाएगी और बारिश का महीना भी शुरू होने वाला है। घर काफी कमजोर हो गया, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। बहू, तुम प्रेग्नेंट हो, ज्यादा फिक्र मत करो। अभी मॉनसून आने में समय है और मेरा बड़ा बेटा अमित वो शहर में कमा रहा है। इस बार जब वो पैसे भिजवाएगा तो हम उससे घर की मरम्मत करवा लेंगे। इतने में बाहर बारिश तेज हो जाती है,
जिस वजह से घर की छत अब ज्यादा टपकने लगती है और आस्था अपनी सास के साथ मिलकर जगह जगह बाल्टी रख देती है और कुछ ही देर में बारिश बंद हो जाती है और अगली सुबह। आशा, घर में जो सब्जियां रखी हैं तुम उसे घर के बाहर बहू के साथ बैठकर बेच लो। मैं मार्केट से ताजी सब्जी लेकर आता हूँ। हम जितनी ज्यादा सब्जी बेचेंगे उतनी अच्छी कमाई होगी। शादी का घर है, पैसों की जरूरत है। विनोद के कहने पर आशा आस्था के साथ जो सब्जियां खराब होने वाली थी उन्हें बाहर लेकर बैठ जाती है और कम दाम पर बेचने लगती है। क्या बात है आशा बहन, इतने कम दाम पर सब्जी दे रही हो? हाँ बहन, प्याज टमाटर गीले हो गए और तुम तो जानती हो गीले होने के बाद सब्जी कितनी जल्दी खराब होने लगती। घर में रखे रखे खराब हो, इससे बढ़िया है बेच दूं। ये लीजिए आंटी आपके टमाटर। आस्था और आशा सब्जियां बेच रही होती हैं तो वहीं मार्केट से विनोद ज्यादा मात्रा में सब्जी लेकर घर आ रहा होता है और अचानक उसके रिक्शे का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें विनोद के दोनों पैर टूट जाते हैं। और जब पूरे परिवार को पता चलता है तो पहले वो सब विनोद की मरहम पट्टी करवाकर घर लाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, घर की भी मरम्मत करवानी, कुछ दिन में छोटी बहू भी घर आनी है, घर में पैसे भी नहीं है, कैसे होगा सब कुछ? सही कह रही हो माँ, मुझे भी बड़ी टेंशन हो रही है। वहाँ भैया का भी काम सही से नहीं चल रहा और मुझे भी नौकरी नहीं मिल रही। आप अकेले कैसे सब्जी बेचने जाओगे? जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं देवर जी, इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए आप नौकरी देखो। माँ जी के साथ सब्जी बेचने का काम मैं कर लूंगी। पापा जी आप घर में ही रहना जब तक पूरी तरह से आप ठीक नहीं हो जाते। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। गरीब परिवार के हाथ में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने घर की मरम्मत करवा सके, पर वो जैसे तैसे विनोद के साथ व्हील चेयर का जुगाड़ कर लेते हैं। वहीं विनोद की हालत की वजह से आशा प्रेग्नेंट आस्था के साथ बाजार जाकर सब्जी बेचती है, तो वहीं पूरे दिन दिवाकर नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटकता है। ऐसे ही एक रात जब आस्था आशा के साथ सब्जी बेचकर घर आने लगती है तो अचानक से बारिश होती है। माँ जी हमें अपना सब्जी का ठेला लेकर जल्दी घर जाना होगा, बारिश तेज हो रही है, घर में पानी ना भर जाए। पापा जी भी अकेले हैं। हाँ बहू, घर की चिंता तो मुझे भी सता रही है, परसों ही दिवाकर की शादी भी है। जल्दी से आशा और आस्था घर जाते हैं और दोनों सास बहू सबसे पहले अपनी सब्जियों को बिस्तर पर रखती हैं और जहां से छत टपक रही होती है वहां बाल्टी लगा देती है। समय ऐसे ही गुजरता है और बहुत जल्द दिवाकर की शादी हो जाती है, साथ ही उसे मजदूरी का काम भी मिलता है। माँ, कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए जब बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिला तो मैंने इस काम के लिए हाँ कर दी। बेटा जब तक तेरे पापा ठीक नहीं हो जाते तुझे जो काम मिलता है कर। तेरे पापा का इलाज, घर की मरम्मत, बहुत कुछ सर पर है। इतना बोलकर पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठ जाता है और एक बार फिर तेज आंधी तूफान चलती है और तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से न सिर्फ अब छत से बल्कि खिड़की भी टूट जाती है और वहां से भी बारिश का पानी आने लगता है। माँ जी घर की हालत तो बिगड़ती जा रही है, हमें कुछ कर्ज लेकर घर ठीक करवा लेना चाहिए। काजल अब हम और कर्ज नहीं ले सकते, देवर जी की शादी में पहले ही हमने काफी कर्ज ले रखा है। देखिए घर में पानी आ रहा है, हम इस गीले में बैठकर कैसे खाना खाएंगे? मेरा मायका भी गरीब था पर हमारे घर के हालात इतने बुरे नहीं थे। ससुराल में आते ही काजल को बारिश और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो दुखी हो जाती है। इसी तरह सुबह होते ही आस्था और आशा सब्जी बेचने के लिए जाते हैं तो वहीं दिवाकर मजदूरी करने और घर में काजल, ससुर और घर की देखभाल करती हैं। पापा जी आप बिस्तर पर ही रहिए, मैं बाहर से सारी सब्जी अंदर लाकर रख देती हूँ। अकेले काजल बाहर से सारी सब्जियां अंदर लाकर रख देती है, पर बारिश इतनी तेज होती है कि बारिश का पानी धीरे धीरे घर में आने लगता है और घर में पानी भर जाता है, जिस वजह से अकेली काजल घर से बारिश का पानी बाहर निकालने लगती है। कुछ देर में रास्ते पर जमे पानी को पार करते सब्जियां बेचकर गीली बहू और सास घर आती हैं। काजल तुम अकेली थक गई होगी, चलो हम दोनों बारिश का पानी घर से बाहर करते हैं। इतना बोल आस्था काजल के साथ घर का पानी निकालने लगती है और तभी तेज आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कती है, जिसमें आस्था का घर हिलने लगता है और पूरा परिवार अपनी जान बचाने के लिए कुछ सामान लेकर घर से बाहर आता है और उनकी नजरों के सामने उनका घर टूट जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आशा बहन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हमारे घर में बारिश का पानी नहीं आता, ऊंचा घर है ना हमारा, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तुम हमारे घर में आ जाओ। आशा की पड़ोसन एक रात आशा की मदद करती है और उन्हें एक कमरा दे देती है और अगली सुबह उनसे कहती है, तुम्हारे घर में नई बहू आई और बेचारी जब से आई है परेशान हो रही है, बस इसीलिए रात में हमने तुम्हें सहारा दिया, पर हम तुम्हें सारी जिंदगी तो अपने पास नहीं रख सकते ना, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आज के दिन में तुम एक घर देख लो किराए पर। हाँ आंटी, आप बस हमें आज और सहारा दे दीजिए, मैं किराए पर मकान देख कर आता हूँ।
दिवाकर उस दिन मजदूरी करने न जाकर आसपास के इलाकों में जाता है और उसे कहीं घर नहीं मिलता। तो वहीं आस्था और आशा भी गीली गीली सब्जी बेच रही होती हैं। नहीं भाई, बारिश में सब्जी बहुत महंगी और तुम्हारी सब्जियां तो गली हुई हैं। इस बारिश की वजह से कोई बाजार ही नहीं जा रहा और गली की औरतें भी बासी सब्जी लेने को तैयार नहीं। कुछ देर में पूरा परिवार अपनी पड़ोसन के घर आता है, पर इस बार उन्हें उनका घर खाली करना पड़ता है। पूरा परिवार अपना सामान लेकर इधर उधर घूमते हैं, पर कोई उन्हें आसरा नहीं मिलता। इसलिए वो अब सब्जी के ठेले पर कुछ बर्तन और जरूरत का सामान लेकर जंगल की तरफ जाते हैं और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। माँ जी, वो देखिए, लगता है किसी का खेत आसपास है, तभी तो उसने पेड़ के ऊपर झोपड़ी बनाई है सामान रखने के लिए। पर मैं बड़ी हैरान हूँ, हमारा कच्चा मकान इस बारिश में टूट गया, पर लकड़ी से बने इस पेड़ के ऊपर छोटा सा झोपड़ी का घर, उसे कुछ नहीं हुआ। काश हम भी ऐसे ही पेड़ घर में रह सकते। अरे काजल बहू, काश क्या हम भी ऐसे घर में रह सकते। तुमने तो एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है मुझे। जब तक हमारा घर नहीं बन जाता या हमें किराए पर घर नहीं मिल जाता, क्यों ना हम इसी जंगल में पेड़ घर बनाकर रहें। वैसे भी इस जंगल में कोई नहीं आता। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। अब बारिश में पेड़ के नीचे तो जिंदगी नहीं काट सकते, इसीलिए अभी से ही काम पर लग जाते हैं। पूरा परिवार रात भर न सोकर गांव से कुछ आरी कील और जरूरत का सामान मांग कर लाते हैं और जंगल के कुछ लकड़ियां काटते हैं। तो वहीं काजल प्रेग्नेंट आस्था के साथ मिलकर एक मोटे से पेड़ की कटाई करती है। बहू, जीना बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। हम अगर पेड़ के ऊपर घर बनाएंगे तो हमें एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। मैं बैठा बैठा कटी हुई लकड़ियों को जोड़कर सीढ़ियां बना देता हूँ। माँ जी, पैसों की तो अब भी जरूरत है। हम दोनों सास बहू ये कुछ सब्जी बेचने चलते हैं। काजल, तुम देवर जी और पापा जी के साथ पेड़ घर की आगे की तैयारी करो। आस्था और आशा बाजार सब्जी बेचने जाती हैं, तो वहीं काजल बाकी का काम संभालती है। ससुर लकड़ियों को जोड़कर सीढ़ियां बनाता है। वहीं दिवाकर पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियों को कील ठोंककर जोड़कर घर बनाता है। तो वहीं शाम को आकर आशा और आस्था भी लकड़ियां काटने का काम करती हैं। और जब इस बीच बारिश होती है तो वो लोग एक टेंट को बांधकर उसके नीचे बैठ जाते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और पूरा परिवार मिलकर पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बनाते हैं और एक नीचे की तरफ भी झोपड़ी बनाते हैं लकड़ी की विनोद के लिए। तो वहीं दूसरे पेड़ पर रसोई और उसमें अपने रहने का इंतजाम करते हैं और विनोद ने सीढ़ियां भी रेडी कर ली थी। हमारा सबसे अच्छा पेड़ घर है, जिसका दरवाजा भी बन चुका है, खिड़की भी है। अब बस इसमें रहने का इंतजाम करना है। दिवाकर, ये पकड़ कुछ पैसे और कल ही तू बाजार से जाकर जरूरत का सामान लेकर आ जाना। और मैंने लकड़ियों की सीढ़ियां बना दी है। पेड़ के ऊपर जो घर बनाया है उस तक पहुंचाने के लिए वो काम आएगी। पहले तो वो लगा दे। विनोद के कहने पर दिवाकर जाता है और बनाई हुई सीढ़ियां लगा देता है, जिसके बाद पेड़ के ऊपर वाले घर में काजल और दिवाकर रहते हैं। तो वहीं पेड़ के नीचे वाले घर में आस्था अपनी सास ससुर के साथ रहती है। फिर दिवाकर जाकर जरूरत का सामान ले आता है और फिर सब नीचे वाले पेड़ घर में आते हैं और बारिश होती है। माँ जी, बारिश से परेशान हम लोग भटक रहे थे। आज अपने पेड़ घर में इस बारिश को देख कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो अपना पेड़ घर बहुत पसंद आया। हमारे पास खुद की जमीन है। हम अपनी जमीन छोड़कर सारी जिंदगी इस पेड़ घर में नहीं रह सकते। बस एक बार मेरा बड़ा बेटा आ जाए तो मैं गांव में अपना घर बनाना शुरू करूं। विनोद की बातें सुन काजल और आस्था अपने पेड़ रसोई में जाती है और खाना बनाती है। रसोई की खिड़की के पास ये घोंसला था जिसमें चिड़ियां और उनके बच्चे थे, जिन्हें वो थोड़ी सी रोटी दे देती है। वहीं कुछ देर में पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। फिर से बारिश होने लगी। अब तो हमारे पास हमारा पेड़ घर है। चलो हम सब अपने घर में जाकर सो जाते हैं। काजल और दिवाकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने पेड़ घर में जाते हैं, जहां वो बिस्तर पर लेटे हुए बातें करते हैं। ये पेड़ घर कितना अच्छा है ना, कितना ठंडा लग रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ काजल, सच में ये घर बहुत अच्छा है। तुमने सोच और माने इसे पूरा कर लिया। माँ जी, पापा जी सो गए हैं, अब आप भी सो जाइए। वैसे सब्जियां खत्म हो गई हैं, मंडी से कल सब्जी लेकर आनी होगी, हमें जल्दी उठना है। रहने दे बहू, मैं चली जाऊंगी कल, तू आराम कर। प्रेग्नेंट है, कल भी बारिश होगी तो परेशान होगी। तू भी सो जा अब। इस तरह गरीब ससुराल पेड़ घर में अपना गुजारा करता है। वहीं दोनों सास बहू सब्जियां बेचने बाजार जाती हैं और दिवाकर भी काम करता है। कुछ ही दिनों में अमित घर आ जाता है और वो लोग अपना पक्का घर बनवाते हैं और कुछ महीनों में घर बनने के बाद वो लोग अपना पेड़ घर खाली करके अपने घर चले जाते हैं।